Hello students, today we will study about the second chapter of history, emergence of new kingdoms. In this chapter we will study about the various kingdoms who has established their rules in North and South India. Then let's start the chapter. प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, जिसका टाइम पीरियड है AD 700 टू AD 1200. इसके बीच में हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में बहुत से शासकों का उदय हुआ. बहुत से शासकों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए और धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हुआ, मतलब उनकी समाप्ति हुई. उनका उदय कैसे हुआ, उनकी समाप्ति कैसे हुई, इस चैप्टर में हम लोग उनके बारे में जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अर्ली medieval period saw the rise of powerful regional kingdoms both in the northern and southern India. These kingdoms continuously fought with each other to establish their control over northern India and to build an empire. देखिए इसमें है क्या कि प्राचीन मध्यकाल में शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों का उदय उत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा दिखते हैं. ये शासक these kingdoms continuously fought with each other to establish their control over northern and to build an empire. ये शासक उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे. After the death of Harshvardhan, the powerful empire he had established in the northern India, the 7th century disintegrated and was divided into a number of new states, each with its own territory, language and culture. The most important of these rulers were the Pals in the east, the Gurjars, Pratihars in the west, the Rashtrakuts in the Deccan and the Chols in the south. आगे हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो उनका शक्तिशाली साम्राज्य था, जो उन्होंने स्थापित किया था उत्तर भारत में, वे कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए और कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुए तो कई विशेषताओं के साथ विभाजित हुए कि हर राज्यों की अपनी क्या होती थी, टेरिटरी, राजधानी होती थी, उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता हो गई थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज रूलर्स वेयर, और इन शासकों में जिन शासकों का विकास हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुई वे थे पाल्स. इनका विकास कहाँ पे हुआ, पूर्व में. गुर्जर प्रतिहार, इनका डेवलपमेंट वेस्ट में हुआ. राष्ट्रकूट डेक्कन क्षेत्र और चोल्स, इनका डेवलपमेंट साउथ में हुआ. एमंग द राजपूत किंगडम्स ऑफ द पीरियड द चहमांस और द चौहान्स वेयर द मोस्ट पावरफुल. देखिए ये जो जितने भी राजपूत शासक हुए, इन सभी शासकों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे, चौहान्स, या जिन्हें क्या बोलते थे, चौहान्स बोलते थे. चलिए आगे देखते हैं कि ये जो गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, राष्ट्रकूट आदि शासक थे, उनका जो शासन काल था या शासन जो था जिन क्षेत्रों पर था, वे क्षेत्र किन किन राज्यों में आज स्थापित हैं. तो गुर्जर प्रतिहार
गुर्जर प्रतिहार का शासनकाल वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश तक फैला था। चौहान का शासन था ईस्ट राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, यानी कि 4 स्टेट्स तक। राष्ट्रकूट्स का जो डेवलपमेंट था कहाँ तक था? महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। पाल्स का विकास हुआ था बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में। चंदेल्स का जो शासन था वो कहाँ था? ईस्टर्न यूपी में। चोल्स तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश है। पांड्याज का जो शासन था वह कहाँ? केरला। चेराज ये थे कर्नाटक, और चालुक्यों का शासन था कर्नाटक में। तो ये सभी शासक जो थे ये अपना अपना प्रभाव एक दूसरे राज्यों में फैलाने के लिए एक दूसरे राजा से हमेशा क्या करते थे? लड़ते रहते थे और अपने साम्राज्य को स्थापित करते थे। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जिन जिन शासकों का विकास हुआ था, जिन जिन शासकों ने अपना शासन चलाया था, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार थे कौन, इनके बारे में जान लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वेयर ब्रांच ऑफ गुर्जर ट्राइब्स दैट केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। गुर्जर प्रतिहार थे कौन? ये गुर्जर जनजाति के एक शाखा थे, एक भाग थे, जो भारत में कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। दे रूल्ड ओवर अवंती एंड पार्ट्स ऑफ साउदर्न राजस्थान। इन्होंने अवंती और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर अपना शासन किया। इन द 8th century AD, the Gurjars came to India prominence when Nagbhat first defeated the Arabs and prevented them from further advancing into the Indian subcontinent। देखिए 8वीं सदी में ये गुर्जरों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, विकास बहुत तेजी से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब नागभट्ट फर्स्ट ने अरब शासकों को भारत में अपना प्रभाव जमाने से रोका और उनको हराया। उनको हराने के बाद इन्हें चांस मिला और उन्होंने अपने शासन का विकास बहुत तेजी से किया। द प्रतिहार रूल्ड फॉर 3 centuries। और प्रतिहारों ने यहाँ पर शासन कितने वर्षों तक किया? 3 centuries, 3 सेंचुरी तक, यानी कि 300 सालों तक यहाँ पे अपना शासन चलाया। द इन्वेशन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी फाइनली लेड टू द फॉल ऑफ देयर किंगडम। अब देखिए जब मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, उसके आक्रमण के बाद इनके साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। द प्रतिहार वेयर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, लर्निंग एंड स्कल्पचर्स। जो प्रतिहार थे इन्हें कला, लर्निंग, स्क्रिप्चर्स, इन सब में बहुत ही कुशल थे। दे बिल्ट मेनी टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स। इन्होंने बहुत से मंदिर और विशाल बिल्डिंग्स का निर्माण कराया। द ग्रेट संस्कृत पोएट राजशेखर बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ महेंद्रपाल फर्स्ट। जो प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे ये किसके दरबार से संबंधित थे? महेंद्रपाल फर्स्ट के। ही रोट काव्य मीमांसा, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? काव्य मीमांसा। अब इसके बाद देखते हैं पाल्स। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन बंगाल विटनेस्ड ए पीरियड ऑफ इंटीरियर डिसऑर्डर। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल में जो आंतरिक अशांति फैल गई थी। In the 8th century AD, Gopala the Pal ruler was elected by the people as the king to put an end to the political chores। देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो बंगाल के शासन में एक बहुत ही आंतरिक विद्रोह हो गया था, आंतरिक कलह फैल गया था, जिसको समाप्त करने के लिए वहां के लोगों ने 8वीं सदी में गोपाल, जो पाल वंश का शासक था, उसको लोगों ने चुना और
किस लिए चुना था? टू पुट एन एंड टू द पॉलिटिकल चोज, जो राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई थी, जो वेस्ट बंगाल में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई थी, उसको समाप्त करने के लिए गोपाल को शासक के रूप में लोगों ने चुना। ही सक्सेसफुली पुट एन एंड टू द चोज, रिस्टोर्ड पीस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पाल डायनेस्टी। देखिए, गोपाल जब शासक बना तो उसने क्या किया था? ही सक्सेसफुली पुट एन एंड टू द चोज। चोज मीन्स होता क्या है कि जो अशांति होती है, अव्यवस्था होती है, राजनीतिक अव्यवस्था होती है, ठीक है। तो उसने जो अपने शासन में, अपने शासन क्षेत्र में जो भी अशांति फैली थी, अव्यवस्था फैली थी, उसको समाप्त किया। रिस्टोर्ड पीस, और वहां पे शांति व्यवस्था स्थापित की। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पाल डायनेस्टी, और पाल वंश की स्थापना किया। तो आप लोग जानिए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। लेटर किंग एक्सटेंडेड पाल रूरल ओवर आसाम, नेपाल एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। देखिए, बाद में पाल शासक ने अपना साम्राज्य कहां तक फैलाया? आसाम, नेपाल और ओडिशा के कुछ भागों तक। दे स्टेबलाइज्ड ट्रेड रिलेशंस विथ साउथ ईस्ट एशिया, उन्होंने अपना व्यवसाय संबंध साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी स्टार्ट किया। महाबोधि टेम्पल इन बोध गया वाज बिल्ट बाय देवपाल, वन ऑफ द पावरफुल किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी। देखिए, पाल साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, कौन? देवपाल। उसने महाबोधि मंदिर का निर्माण गया में करवाया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th century, the Pal kingdom passed on to the Muslim due to his successors who were weak and could not control the kingdom. 12वीं सदी तक जो पाल डायनेस्टी थी, उसका धीरे धीरे क्या हो गया था? समापन हो गया था, क्योंकि उसके जो आने वाले शासक थे वो बहुत ही कुशल नहीं थे, और उनके साम्राज्य को समाप्त करके धीरे धीरे मुस्लिमों का शासन शुरू हो गया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डेक्कन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे द डेक्कन। डेक्कन में जो सबसे प्रभावशाली राजा थे, शासक थे, राष्ट्रकूट्स है। द राष्ट्रकूट्स वेयर द रूलर ऑफ द डेक्कन। दे रोज टू प्रोमिनेंस इन 8th century AD अंडर द दंतिवर्मन, आल्सो नोन एज द दंती दुर्ग। तो आप लोग ये देखिए कि राष्ट्रकूट वंश की जो संस्थापक थे, उन्हें किस नाम से जानते हैं? दंतिवर्मन, या उन्हें दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रकूट्स जो थे कहाँ के शासक थे? डेक्कन के। ठीक, आगे देखते हैं। ही केम टू द पावर आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्य ऑफ बादामी, और ये इन्होंने अपना साम्राज्य कब स्थापित किया? चालुक्यों को हराने के बाद, बादामी के चालुक्यों को डिफीट करने के बाद ये लोग प्रभाव में आए। द राष्ट्रकूट्स वेयर ग्रेट वॉरियर्स। राष्ट्रकूट क्या थे? बहुत ही महान योद्धा थे, और इनके प्रमुख शासकों में कौन कौन थे? कृष्ण फर्स्ट, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्षा एंड इंदिरा थर्ड वेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। आगे देखते हैं। दे हैड continuous conflict with the चालुक्य and the पल्लवाज of कांचीपुरम, और ये हमेशा किसके साथ युद्ध में व्यस्त रहते थे? चालुक्य और पल्लव, कांचीपुरम के पल्लवों के साथ हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते थे, या इनके साथ हमेशा युद्ध होता ही रहता था। दे ऑल्सो फाट विद द प्रतिहार एंड पास ओवर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, और कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने के लिए ये प्रतिहार और पाल के साथ भी युद्ध करते रहते थे। देयर रॉयल कैपिटल वाज लोकेटेड एट द मलखेड इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, और उनकी जो शाही राजधानी थी वो कहाँ थे? कर्नाटक के मलखेड में। किस जिले में थे? गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। बाय द एंड ऑफ 10th century द राष्ट्रकूट पावर बिगेन टू डिक्लाइन। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से, या 10वीं शताब्दी के समापन पे राष्ट्रकूटों की जो शक्ति थी ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी। द राष्ट्रकूट्स वेयर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। किंग अमोघ वर्षा फर्स्ट वाज ए ग्रेट स्कॉलर हु कंपोज
कविराज मार्ग, ये कन्नड़ बुक ऑन पोएट्री। देखिए, जो राष्ट्रकूट थे, इन्हें कला साहित्य के बहुत ही प्रेमी थे और राजा अमोघवर्षा फर्स्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी, कौन थी? कविराज मार्ग, और ये किस लैंग्वेज में? कन्नड़ बुक ऑफ पोएट्री। कृष्णा फर्स्ट बिल्ट द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, और कृष्णा फर्स्ट थे, उन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। द टेम्पल्स इन द एलिफेंटा केव्स इन मुंबई आर आल्सो बिल्ट बाय द राजकोट्स। देखिए, महाराष्ट्र या मुंबई के एलिफेंटा गुफाओं की जो टेम्पल्स हैं, उनका निर्माण भी राष्ट्रकूट्स ने करवाया था। द किंगडम ऑफ राष्ट्रकूट्स वाज प्रॉस्परस एंड मेंटेन्ड ट्रेड रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज। जो राष्ट्रकूट किंगडम था, ये बहुत ही समृद्ध था और इसने अपना व्यवसाय विदेशों के साथ बनाए रखा था। दे पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म एंड ऑल्सो इनकरेज जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम। ये हिंदू, जैन, बुद्ध और सभी धर्म को प्रचारित करते थे या उनको उत्साहित करते थे। दे ऑल्सो अलाउड मुस्लिम मर्चेंट टू सेटल इन देयर किंगडम्स एंड टीच देयर रिलीजन ऑन और बिल्ड मॉस्क्स। देखिए, इन्होंने मुस्लिम व्यवसायियों को भी अपने राज्य में बसने के लिए अनुमति दी थी और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए और मॉस्क बनाने के लिए, मॉस्क मीन्स मस्जिद बनाने के लिए इनको अलाउ किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। ट्रिपिटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ट्रिपिटाइट स्ट्रगल क्या होता है? त्रिकोणीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, ये क्या है? इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी और इसका जो लोकेशन था बहुत ही अच्छी जगह पे था। एक गंगा के किनारे का क्षेत्र था और यहाँ की जो भूमि थी बहुत ही फर्टाइल थी और यहाँ से सभी राज्यों को, सभी मेनी अदर कंट्रीज को भी बिजनेस किया जाता था, जहाँ से आसानी से लोग अपना व्यवसाय एक से दूसरे देशों तक फैला सकते थे। इसीलिए कन्नौज पर शासन करने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों मिलकर क्या करते थे? आपस में संघर्ष करते थे और ये संघर्ष उनका लगभग 200 वर्षों तक चला। इनका जो संघर्ष था कन्नौज पर शासन करने के लिए लगभग 200 वर्षों तक चला और इन्हीं सिंस द स्ट्रगल इन्वॉल्व 3 पार्टीज इज नोन एज द। अब देखिए, इस पे शासन करने के लिए 3 शासक लगे हुए थे, 3 पार्टियां लगी हुई थी और इसी कारण इसका जो संघर्ष होता था, इसके संघर्ष को ट्रिपिटाइट स्ट्रगल के नाम से या त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द स्ट्रगल वाज दैट मोर टेरिटरीज मीन्ट मोर रिसोर्सेज टू मेंटेन लार्ज आर्मीज। एक और कारण था कि जो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज थे वे अधिक से अधिक अपनी आर्मीज को, सेनाओं को यहाँ पर मेंटेन कर सकती थी। हाउएवर द कॉन्फ्लिक्ट वीकेंड ऑल द 3 डायनेस्टीज एंड रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ ऑल 3 किंगडम्स। देखिए, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर स्ट्रगल वाज दैट मोर टेरिटरीज मीन मोर रिसोर्सेज मेंटेन लार्ज आर्मीज। हाउएवर द कॉन्फ्लिक्ट वीकेंड। देखिए, इसमें हुआ क्या कि ये तीनों जो शक्तियां थीं आपस में कंटिन्यू संघर्ष करने के कारण धीरे धीरे क्या हो गई? कमजोर हो गई और ऑल द 3 डायनेस्टीज एंड रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द 3 किंगडम्स। और इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट आप लोग देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो संपर्क करिए और अगला पार्ट आपको अगले टर्न में मिल जाएगा। थैंक यू।